हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, या इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को इस चैप्टर से कवर किया गया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो पूरा टॉपिक जो है इस ऑब्जेक्टिव को बनाते हुए कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहीं पर बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग सभी को देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, कितना 1897 1897 ईस्वी में। ठीक है, अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, कितना 1917 में। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन दो तरह का होता है। अगर प्रोटॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया रहता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी दिया रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो गोल्डस्टीन थे वो 1886 ईस्वी में प्रोटॉन को H+ के रूप में डिस्कवरी किए थे। ठीक है, H+ के रूप में। और अदर न्यूक्लिया में जो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, प्रोटॉन को देखे थे, वो किनके द्वारा देखा गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, 1917 ईस्वी में। तो ये एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, प्रोटॉन का दोनों का नाम होता है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो गोल्डस्टीन जो है H+ के रूप में प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लिया में। अदर न्यूक्लिया में जो प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे वो किसके द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये विकिपीडिया में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे चैडविक है, यहाँ पर चैडविक किसका डिस्कवरी किए थे, न्यूट्रॉन का। कितना में 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे थॉमसन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी में बोथ ए एंड बी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी। ठीक है, जिसको ध्यान रखना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, which scientist gave the concept of fixed energy level around the nucleus। ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स्ड एनर्जी सेल होता है, माने हर एक सेल का जो है फिक्स्ड एनर्जी होता है। ठीक है, ये किनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, नील्स बोर के द्वारा। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बहुत सारा एन टाइप ऑफ सेल होता है, एन नंबर ऑफ सेल होता है किसी भी एटम में। ठीक है, तो उसका हर एक सेल का एक फिक्स एनर्जी होता है। ठीक है, जिसका हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं, -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, नील्स बोर के द्वारा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार। ठीक है, यहाँ दो तरह क्वेश्चन पूछता है, एक आइसोबार, एक पूछता है आइसोटॉप। तो यहाँ ध्यान रखना है, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और बार्स मीन्स होता है वेट। ठीक है, वेट या मास। तो वैसा एलिमेंट, वैसा दो एलिमेंट जिसका सेम मास हो, ठीक है, या सेम वेट हो, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सेम वेट किसमें है। वेट देखिए, कोई भी एलिमेंट को जो हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखना है, इस तरह भी करके क्वेश्चन पूछ जाता है। कोई भी हम लोग एलिमेंट को शो करते हैं इस तरह से, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है और यहाँ मास नंबर, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, ऊपर हो गया मास नंबर आपका। ठीक है, तो देखिए मास देखते हैं कहाँ बराबर होगा, आइसोबार मतलब सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब ये वाला कंटेंट जो है, ये नंबर देखते हैं कहाँ बराबर है। देखिए यहाँ 35, 37, ये तो आइसोबार होगा नहीं। देखिए यहाँ 40, यहाँ 40। देखिए ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मतलब आर्गन और कैल्शियम जो है वो किसका एग्जांपल है, आइसोबार्स का। ठीक है, तो आइसोबार्स किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता था आइसोटॉप।
ठीक है। आइसोटॉप किसको बोलते हैं? आइसो मीन सेम, कहीं भी केमिस्ट्री में आइसो वर्ड आ जाएगा इसका मतलब सेम, और टॉप मीन्स एटॉमिक नंबर, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, कार्बन का 3 आइसोटॉप पढ़े होंगे भी आप लोग। कार्बन का 3 आइसोटॉप देखिए 6 6 6, ये हो गया एटॉमिक नंबर, 12 13 14। कार्बन का 3 आइसोटॉप देखिए, सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है 6 6, लेकिन मास अलग अलग है, 12 13 14। तो कार्बन का 3 आइसोटॉप। इसी तरह हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटॉप होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए एक हो गया 1, यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दिए, ये 1 1 1 2 1 3। तो फर्स्ट वाला जो हो गया 1 1 हो गया प्रोटियम, 1 2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो हैवी वाटर, आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे D2O, तो हैवी वाटर में ये हाइड्रोजन रहता है, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम। और 1 3 इसी को बोलते हैं ट्रिटियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप याद रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक। तो यहाँ पर आइसोबार का जो क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हिच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो ये सब फैक्ट है, याद रखना। कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 के रेडिएशन का जो यूज होता है वो कैंसरस सेल में जो डीएनए होता है उसको किल करने के लिए यूज होता है, या जो कैंसरस सेल है उसको किल करने के लिए, मारने के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60 के रेडिएशन को। तो यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस एलिमेंट का यूज होता है? कोबाल्ट 60, ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन पोटासियम है। के किसका सिंबल होता है? पोटासियम। तो जो नीचे वो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये हो गया मास नंबर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह का क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो कोई भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? जो नीचे लिखा रहता है उसी को बोलते हैं जेड। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 19, मतलब उतना ही प्रोटॉन होगा उसमें। तो प्रोटॉन के जगह देखिए 19 किस में है? ए में है, बी में भी है और सी में है, डी में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये सही होगा नहीं। अब ध्यान रखना, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कोई भी एटम जो होता है एलिमेंट का वो क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 19 के बाद क्या होना चाहिए? 19। यहाँ देखिए 20, ये तो होगा नहीं, देखिए 19 यहाँ पर, ये करेक्ट होगा। अब देखिए कहीं तो है ही नहीं, मतलब अब आगे निकालने का जरूरत ही नहीं, और वैसे जानते हैं निकाल भी लीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला A माइनस जेड। ये हो गया एटॉमिक मास। तो देखिए 39 माइनस 19, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हो गया 20, ठीक है। तो यहीं से ध्यान रखना है। इस तरह यहाँ भी क्वेश्चन देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में क्या होता है? बराबर, और एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं, क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, ये ध्यान रखना है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जेड के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में कितना होता है? कोई भी एलिमेंट में जेड के बराबर, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, ठीक है। क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है किसी भी एटम में, तो 4 आपको क्वांटम नंबर वहां पढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N हो गया, L हो गया, M हो गया, S। N हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, M हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर से एकदम हर एक साल एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना। देखिए साइज, शेप, ओरिएंटेशन। तो साइज के बारे में बताता है n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? L, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। 3D ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये कौन बताता है इसके बारे में? M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसके बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर अगर चारों क्वांटम नंबर से पूछेगा तो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन हो गया, एल हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से ध्यान रखना। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन, एन बताएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। 3D ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिटल में उसके बारे में कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, सब चीज हम लोग डील कर दिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या, द ऑर्बिटल्स विद क्वांटम नंबर n = 2, l = 1 ईच। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए n = 2, ये हो गया क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है। देखिए तो 2 हो जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 3 वाला तो होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। अब देखना ये दोनों में n = 1। ठीक है, तो देखिए ये ध्यान रखना है, n = 0, ऐसे करके ध्यान रखना है, n = 0, l = 1, l = 2, l = 3। तो 0 हो गया किसके लिए, s सबसेट के लिए, 1 हो गया किसके लिए, p के लिए, 2 हो गया किसके लिए, d के लिए, 3 हो गया किसके लिए, f के लिए। ठीक है, अब देख लिए n = 2, l = 1, तो 2p। ठीक है, तो 2p किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो गया। अब यही n = 2 रहता है, l = 3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 2f जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, n = 2 दे देता और n = 2 दे देता। ठीक है, तो 2d हो जाता। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, 2d भी पॉसिबल है, 3d से चालू होता है, 3d से। ठीक है, तो n = 3 देता है, l = 2 देता है, यहाँ कुछ भी वैल्यू दे सकता है। इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कौन पॉसिबल होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछेगा तो हम लोग इस तरह से अरेंज करके यहाँ पर बता सकते हैं। n = 4 दे देगा, l = 3 दे देगा, 4f हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, एकदम इजी से सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, विच एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आर्गन 4s2। तो जहां भी इस तरह से पूछेगा आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 18 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 18 और 2 कितना हो गया 20। तो 20 किसका हो जाता है, कैल्शियम का। अगर एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। बोर्ड में इसी तरह का सवाल पूछता है, इस तरह से एकदम जमकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं आप तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉसिबल जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर किसी भी तरह का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो वहां पर हम लोग कहने का मतलब काउंट करके यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेट। ठीक है, अब देखिए इस तरह का सवाल पूछ दिया, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना है ऑफ बोर रूल। ठीक है, ऑफ बोर रूल में एक रूल है n+l रूल। ठीक है, n+l मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो n+l जिसका कम उसका एनर्जी कम, n+l का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो हम लोग को पूछा लोवेस्ट एनर्जी सबसे, तो यहाँ हम लोग ऐड कर लेते हैं n+l। ठीक है, तो देखिए n यहाँ हो गया 3 और देखिए d का वैल्यू जो है d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 3 और p के लिए देखिए l का वैल्यू 1, तो 3 + 1 कितना आ गया 4। यहाँ 3d है तो 3d देखिए 3 और d के लिए कितना है 2, 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ 2p है 2 + 1 क्या हो गया 3। अब सब देखिए n+l यहाँ पर निकाल लिया, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ क्या बोला है लोवेस्ट एनर्जी सबसे, लोवेस्ट एनर्जी सबसे जहां भी लोवेस्ट पूछेगा मतलब n+l का वैल्यू कम होना चाहिए। देखिए n+l का वैल्यू कहाँ कम है, यहाँ तो 5 है, ज्यादा 4 है, 5 है, 3 है, तो सबसे कम कहाँ है डी में। ठीक, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कम पूछा है। ठीक है, और n+l जहां ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा। तो देखिए n+l यहाँ मैक्सिमम कितना है 5, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों का एनर्जी ए और सी मतलब 3d देखिए दोनों यहाँ ऑप्शन से कुछ भी ऑप्शन दिया रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, मेन हम लोग को कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 4f दे देता, 4f दे देता 4f, तो इसका निकाल लीजिए यहाँ पर
4f अगर दे दिया तो n इक्वल टू 4 और f के लिए l का वैल्यू कितना हो गया 3, तब 4 और 3 कितना हो गया 7। देखिए n प्लस l का वैल्यू चारों में क्या हो गया सबसे ज्यादा। अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी सबसे, तो 4f हो जाता। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी तो n प्लस l जिसका ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना है। ठीक है, हमको समझते हुए आगे बढ़ना। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो n प्लस l निकाल के जिसका वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा, जिसका वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, अरेंज करना भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। अ बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बी। ठीक है, बोल रहा है क्या कि ये बॉडी है जिसका मास है 10 मिलीग्राम। ठीक है, और उसका वेलोसिटी कितना 100 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बताइए, लैम्डा बताइए। ठीक है, तो जहां भी एक चीज में ध्यान रखना, जो कंफ्यूजन होता है वो चीज बता रहे हैं, उसके बाद तो कैलकुलेशन सिर्फ बच जाता है। तो जहां भी डी ब्रोगलीज इक्वेशन से, डी ब्रोगलीज इक्वेशन मेरा क्या है देख लेते हैं थोड़ा। डी ब्रोगलीज इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, या यहाँ mv हो गया मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय e, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब भी डी ब्रोगलीज इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो h तो हो गया आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, और m जो हो गया मास ऑफ बॉडी, मास जो है उसको लेना है केजी में, यही ध्यान रखना है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मास को हमेशा केजी में लेना है, और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी को किस में लेना है आपका मीटर पर सेकेंड में। यही दो चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, h हो गया आपका प्लस कांस्टेंट, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इसे भी याद आता है 6.63 या फिर 6.64 भी कह रहा है इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिर्फ यहाँ क्या ध्यान रखना है कि मास को केजी में लेना है, कोई भी ग्राम रहे मिलीग्राम रहे उसको केजी में कन्वर्ट ही करना है, और वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए h का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर रख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻34। मास को किस में लेना है केजी में, तो मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को केजी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1000 से करेंगे, मतलब सीधा 10⁻6 से। ठीक है, तो देखिए मास को यहाँ 10 मिलीग्राम बाय 10⁻6 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 10⁻6, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपका 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर 3 जीरो आ गया, यहाँ पर यहाँ 3 जीरो कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और 34 में से 3 गया तो कितना आ गया 31। तो 6.63 इंटू 10⁻31 मीटर, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ यही ध्यान रखना है। ठीक, मास को हमेशा केजी और वेलोसिटी को जो है मीटर पर सेकंड में, फिर कैलकुलेट कर देना है। ठीक, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिएगा बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, पूछा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का बोर्स रेडियस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, रेडियस निकालने का, एक एनर्जी निकालने का, एक वेलोसिटी निकालने का, NH या NH ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को जनरली जो है इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को पूछा है बोर्स रेडियस। ठीक है, तो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए NH शेल का रेडियस का जो फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रेडियस का ही फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, जहां n हो गया नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो पूछा फर्स्ट ऑर्बिट, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला पर रख दे 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और z हो गया एटॉमिक नंबर। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो 1 बाय 1 करेंगे तो कट जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन चेंज करता है, हम बोल देता द बोर्स रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ता है, 2 का स्क्वायर 2 2 4 ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 0.529 इंटू 4 करते। ठीक है, यहाँ पूछ देता द बोर्स रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम,
ठीक है। तो सेकंड का 2 का स्क्वायर, जितना नंबर ऑर्बिट बोलता उतना का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट बोलता 3 का स्क्वायर करते, हीलियम एटम बोलता तो यहाँ जेड कितना होता है हीलियम का 2, तो यहाँ 2 रखते, इस तरह से कैलकुलेट कर देते, ठीक है। तो मेन हम लोग को क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस से क्वेश्चन पूछ दिया, यही हो सकता है आपका पूछ देता है एनर्जी से, थोड़ा उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए एनर्जी ऑफ NaCl का जो फॉर्मूला था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी पूछ देता है कि NaCl का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हर एक तरीके से प्रिपेयर हो जाना है। रेडियस का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एनर्जी का हो जाता है NaCl का तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसमें पूछ देता है फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम जेड ले लेते 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और फर्स्ट ऑर्बिट का तो 1 का स्क्वायर 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाता, इतना ही हो जाता। सेकंड का बोलता 2 का स्क्वायर कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम रहता तो वहीं रखते। सेकंड सेल ऑफ हीलियम एटम पूछ देता है, हीलियम का 2 का स्क्वायर करते, यहाँ सेकंड सेल बोल रहा है 2 का स्क्वायर यहाँ करते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे हम लोग बना सकते हैं। यही वेलोसिटी अगर पूछ देता NaCl में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी का देखिए NaCl में Vn हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन, आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर पूछता मीटर आपका पर सेकंड हो जाता, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता 10⁸ हो जाता सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। जेड बाय एन यहीं पर पूछता वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पर जेड ले लेता 1, यहाँ पर 1, तक इतना ही होता 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता था, यहाँ तीनों ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए यहाँ तीनों डिस्कस करते, तीनों ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कैल्शियम आयन Ca2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले थे केमिस्ट्री में, कहीं आइसो रहेगा, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में आइसो रहता है। कैल्शियम आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 20, इसमें से 2 निकल गया, कितना हो जाएगा 18। अब देख रहे थे 18 किसमें, आर्गन का इसका एटॉमिक नंबर 18, तो जितना एटॉमिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो देखिए आइसो किसी का भी पूछ सकता था, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना सेम इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लीजिए कहां पर है सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहीं पर अगर पूछ देता K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज, तो K+ में कितना हो जाता 18, तो यहाँ भी हो जाता कितना, आर्गन आंसर हो जाता, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ध्यान रखना है सेम इलेक्ट्रॉन किसमें है। यहाँ पर ऑप्शन मोर देन 1 भी दे देता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना किसमें बराबर है, किस ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बना है न्यूमेरिकल, तो डी ब्रोगली इक्वेशन देखिए यहाँ लिखे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है, ये हो गया, या फिर mv हो गया आपका मोमेंटम, तो h/p भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये दोनों फार्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का। तो देख लीजिए यहाँ पर ए में है डेल एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4π, ये तो होगा नहीं, ये ध्यान रखना। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी को बोलते हैं डेल एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये जो इक्वेशन है उसका किसका होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब भी यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं इसको बराबर करके बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, किसका इक्वेशन है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये भी हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये भी है, तो बी और सी देखिए डी ऑप्शन में है, बोथ बी एंड सी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन बन गया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पूछेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, या डी ब्रोगली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा तब भी हम लोग बना देंगे, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट विल बी, ठीक है। ये फार्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला जो होता है वो 2n², ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हाउ मेनी सब सेल
आर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4। ठीक है, बोल रहा है n इज इक्वल टू 4 जब होगा तो इसके साथ कितना सब सेल एसोसिएटेड होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ सेल जितना ही उतना ही उसके साथ नंबर ऑफ सब सेल रहता है। जैसे n बराबर 1 है, n बराबर 1 रहेगा तो नंबर ऑफ सब सेल 1। जैसे s n बराबर 2 है, नंबर ऑफ सब सेल 2 s और p। ठीक है, n बराबर 3 है तो नंबर ऑफ सब सेल भी 3 s p और d। n बराबर 4 है तो नंबर ऑफ सब सेल भी 4 s p d और f। तो n बराबर 4 के साथ कितना नंबर ऑफ सब सेल होगा 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना जितना नंबर ऑफ सेल उतना ही नंबर ऑफ सब सेल। n बराबर 1 तो नंबर ऑफ सब सेल 1, s सब सेल से रहेगा n फर्स्ट सेल के साथ। n बराबर 2 होगा 2 सब सेल होगा s और p। n बराबर 3 होगा 3 सब सेल होगा s p d। n बराबर 4 होगा तो नंबर ऑफ सब सेल भी 4 s p d f। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ठीक है, तो सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल, जैसे मान लेते हैं एक ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पर जो नियम आ जाएगा, आप लोग 3 नियम पढ़ेंगे, ऑबर रूल, हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपका जो है ये डिस्टिंग्विश होगा, मतलब आपका कौन सा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इससे डिस्टिंग्विश होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन उसका होता है s का वैल्यू +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ तो एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक ना, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ कभी कभी ये तीनों रूल जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो रूल होता है 3 रूल होता है। फर्स्ट ऑबर रूल, दूसरा है हुंस रूल और तीसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर थोड़ा सा डील बता देते हैं। ऑबर रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल्स इन एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये बोलता है ऑबर रूल। दूसरा बोलता है हुंस रूल। हुंस रूल पहले इलेक्ट्रॉन जो फील होता है वो सिंगल फिर डबल, किसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जिसका वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम हो। जिसे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए p में 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। ये तीनों का एनर्जी आपस में सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जो हुंस रूल होता है वो इलेक्ट्रॉन फिल्स, ये किसका रूल होता है, इलेक्ट्रॉन फिल्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे डी में 5 होता है, dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। ठीक है, ये पांचों का एनर्जी सेम होता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो किस नियम के अनुसार, हुंस रूल के अनुसार। तीसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। देखिए स्पिन में अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये रूल था, इसको भी ईवी लैंग्वेज में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ऑबर रूल हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल्स इन एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। हुंस रूल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट देन इट बिकम्स डबल इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये हो गया हुंस रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तीनों रूल था, ये भी कभी कभी सब्जेक्टिव करके क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब उसका स्टेटमेंट करके, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में भी सवाल पूछ देता है आपका पी ब्लॉक डी एफ ब्लॉक में। मैग्नेटिक मोमेंट, वहां से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फाइंड करने, कलर फाइंड करने। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है मी हो गया मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, जहां n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, इसका यूनिट होता है bm, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो ये 18 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 19 नंबर क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आसान लेकिन याद रहेगा, ये आंसर ठीक होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यहीं पर थोड़ा ध्यान रख लेना है, यहाँ पूछ देता है कभी इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1.672 × 10⁻27
केजी। न्यूट्रॉन का मास पूछ देगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ध्यान रखना है। और कभी कभी अरेंज करने में पूछ देता है सबसे ज्यादा मास किसका आ जाएगा, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन का मास हो गया 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन का जो मास हो गया, न्यूट्रॉन का मास हो गया 1.675। तो देखिए तीसरा डिजिट में इसका मास हल्का सा ज्यादा आ जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा। अरेंज करने में कभी कोई पूछ देता है कि किसका सबसे ज्यादा मास होगा, सबसे ज्यादा मास होगा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। और कभी पूछ देता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन पर देखिए केजी कर दिया, यहीं पर कूलम, यहीं पर कूलम कर देता है। तो ये किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ ध्यान रखना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नोड इज द स्पेस वेयर। ठीक है, नोड किसको बोलते हैं, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब साई स्क्वायर जहां 0 होता है उसी को बोलते हैं नोड। ठीक है, साई स्क्वायर जहां 0 मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना नगण्य 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे सेकंड चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 20 का। इसके साथ ही बहुत सारा प्रोबेबल क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर देख लिए बिना लिखे हुए। ठीक है, तो अगर ये पूरा वीडियो बार बार रिवाइज करते हैं तो चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।